Hello all, today we will be discussing our series of 1200 important questions, out of which we will be discussing 20 questions at a time with their explanations. These are the questions which have a high probability of appearing in the examinations before you, specifically if you are appearing for GBO. Some questions related to RBI are useful for PO examinations also, and we will be going through it. Okay. So we should move towards our discussion, and we will be discussing about today. We will be discussing only 20 most important questions. 20 most important questions in sense there is series in this that is the part one. Or in this way, we will be having around 60 parts. Okay, we will be covering in these in a month. Okay. So we should move towards our discussion. This is about me. We shouldn't go through it. You might have known about me. There are the question. The first question comes here. Okay. As per RBI guidelines, registering payment instructions through positive pay system. I have already given answer. You don't see answers. Okay. If you know, then you answer. Answers are already created because I will be sharing this PDF in Telegram group and over the Teach Mint also. As per RBI guidelines, registering payment instructions through positive pay system is mandatory for checks. मीन्स कितने अमाउंट के चेक के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम के थ्रू इंस्ट्रक्शंस को रजिस्टर करना जरूरी है. देखो, ये गाइडलाइंस जो पॉजिटिव पे सिस्टम की आई थी वो 50,000 के लिए बनी थी, बट ये मैंडेटरी नहीं है. 50,000 से 5 लाख तक दिस इज नॉट मैंडेटरी. ओके, द मैंडेटरी इज 5 lakhs एंड above. 5 lakhs means 4,99,999. Okay, up to this amount it is not mandatory, but if it is 5 lakhs you have to register your check. अगर आपने किसी को चेक दिया है और वो हाई वैल्यू का है, या मतलब 5 lakhs के अमाउंट से ऊपर है, या 5 लाख से या उससे ऊपर है, तो आपको पॉजिटिव पे सिस्टम में रजिस्टर करना, आपके इंस्ट्रक्शंस देना जरूरी. क्या उसमें आप चेक नंबर देते हो, पेई जो बेनिफिशियरी है उसका नाम देते हो, ये सब चीजें बैंक के क्रॉस वेरिफिकेशन. इट इज ए क्रॉस चेक, फ्रॉड रोकने के लिए, ताकि चेक क्लोनिंग ना हो पाए. अगर आपका कहीं चेक दूसरा बना करके किसी ने प्रेजेंट किया, सब कुछ सेम है, तो अगर हाई अमाउंट का है तो वो रिटर्न हो जाएगा अगर आप पॉजिटिव पे कंफर्मेशन नहीं दिए हैं तो. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैश विड्रॉल में बी परमिटेड टू केवाईसी कंप्लाइंट नॉन बैंक प्रीपेड प्री पीआई. अब क्या करना है आपको, जो लोग प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स आपको पढ़ना है, आप अपने से पढ़ लीजिएगा, या आने वाले टाइम में मैं सेशन लूंगा तो आप यूट्यूब पे भी पढ़ सकते हैं. लेकिन एक्सक्यूज मी, इफ इट इज if you are want to go in advance and want to study, you must study prepaid instruments. prepaid instruments हर एग्जाम में मोस्टली अपीयर होता है, और ये पीओ के एग्जाम में भी आता है, जीबीओ के एग्जाम में भी आता है, और प्रमोशन एग्जाम में भी आता है. अगर आप प्रमोशन के एग्जाम दे रहे हो तो आपको पता होगा, क्योंकि ये आरबीआई गाइडलाइंस के थ्रू आता है, आरबीआई गाइडलाइंस में कवर हो जाता है. ठीक. ऐसे प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट नॉन बैंक मतलब बैंक भी प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट देती है. ठीक है, एक गिफ्ट कार्ड की तरह ऑलरेडी उसमें पैसे होते हैं. जो नॉन बैंक पीपीआई प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट के इश्यूअर हैं, उसमें कैश विड्रॉल परमिट कर दिया गया है. पर ट्रांजैक्शन लिमिट कितना है, विद ओवरऑल लिमिट पर मंथ में कितना है. ठीक है, तो ओवरऑल लिमिट इनका पर मंथ में 10,000 है. इसको याद कैसे रखेंगे, बीएसबीडी अकाउंट से याद कर लीजिए. और पर ट्रांजैक्शन 2,000 लिमिट है. ठीक है, ओके. अभी कुछ दिनों पहले एक किसी चीज का अमाउंट बढ़ा करके 2,000 से 5,000 किया गया है. हिंट मैं दे रहा हूं आपको, रिकरिंग पेमेंट, आप अपने से पढ़िएगा. इससे आपको समझने में मदद मिलेगी कि आपको क्या पढ़ना है. अच्छा, इसमें एक चीज और यूज किया है, एएफए. एएफए क्या है,
एडिशनल फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जैसे कार्ड तो वही है, उसके साथ ओटीपी भी लगा दें तो वो एडिशनल फैक्टर हो गया ऑथेंटिकेशन के लिए। फर्दर वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। एफएक्स रिटेल प्लेटफॉर्म, एफएक्स रिटेल प्लेटफॉर्म, ये एफएक्स होता है फॉरेक्स, रिटेल मतलब इंडिविजुअल कस्टमर्स लाइक दिस, ओके, रिटेल कस्टमर्स, ठीक है। जो आरबीआई ने लॉन्च किया है वो किसने डेवलप किया है? ओके, सीसीआईएल, वैसे भी जान लो जितना भी फॉरेक्स की क्लियरिंग होती है ना, वो सीसीआईएल ही करती है, तो ये प्लेटफॉर्म भी सीसीआईएल। अच्छा, सीसीआईएल का फुल फॉर्म क्या है? क्लियरिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ओके, ठीक है। चलो आगे चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन। व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी लोडेड इनटू प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट विच आर फुल केवाईसी कंप्लायंट, ठीक है। ऐसे प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट जो जिनके केवाईसी कंप्लायंट हैं उनमें मैक्सिमम कितना अमाउंट आप लोड करके रख सकते हो, ठीक है। पहले ये 1 लाख था, अभी इसको बढ़ा करके 2 लाख कर दिया गया है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आ भी चुका है, पिछले जो एग्जाम्स हुए हैं उसमें आया है। आईएमपीएस, ठीक है, आईएमपीएस आपके लिए एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आईएमपीएस का फुल फॉर्म कमेंट करके बताइए। IMPS is an instant fund transfer mechanism being used in India. RBI has increased the per day transaction limit to, मतलब IMPS में अभी आप पर डे कितने अमाउंट का ट्रांजेक्शन कर सकते हो, ये है 5 लाख, 5 लाख का ट्रांजेक्शन आप IMPS के थ्रू कर सकते हो, ठीक। नेक्स्ट, व्हाट इज एनुअल इंटरेस्ट रेट इज पेड ऑन सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जाम में दूसरे तीसरे टाइम में पूछा ही जाता है, इवन ये बहुत रिपीटेटिव क्वेश्चन है। सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड, ठीक है, तो 2.5% का इंटरेस्ट रेट होता है। अब आपसे आपको ये भी बता दें कि ये इंटरेस्ट बैंक नहीं देता है, अगर ये पूछा जाए तो ये इंटरेस्ट आरबीआई देता है, आरबीआई बैंक को क्रेडिट करेगा, बैंक आपके अकाउंट में क्रेडिट करेगा। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है when the bank credits, okay, or the who credits the who pays the interest amount, you will write the issuing bank like this, no, only RBI, okay। तो ये आपको बताना है, कमेंट करके ये बताइए आप कि व्हाट इज द मैच्योरिटी पीरियड ऑफ सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड, ओके। ये क्वेश्चन आप मैं कमेंट में बताइए इसका आंसर, व्हाट इज, उसमें ये बोलिएगा ईयर्स में बोलिए, क्योंकि और सारे क्वेश्चंस का आंसर आप दे रहे होंगे तो मिसमैनेज। व्हाट इज द मैच्योरिटी पीरियड ऑफ सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड, ओके। सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड स्कीम आपको पढ़ना है, इस पे वीडियो हम जल्दी ही बनाने वाले हैं, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एन ऑफिशियल मोस्ट इंपॉर्टेंट? और बैंक के प्रमोशन एग्जाम में तो ये पूछा ही जाता है, आता ही आता है मोस्ट ऑफ टाइम, ठीक है, जीबीओ में भी आ सकता है, एंड इवन इट इज इंपॉर्टेंट फॉर पीओ आल्सो, क्योंकि ये आरबीआई के गाइडलाइंस में है। ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट कौन सा नहीं है? तो पैन कार्ड ही ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है, ये भी ऑफिशियली वैलिड है। सेकंड, अच्छा इसी में हम वीजा ऐड कर दें तो इसका ऑफिशियली वैलिडिटी से कोई लेना देना ही नहीं, वीजा किसी कंट्री देती है, दूसरी कंट्री आपको देती है, तो उसके बारे में सोचना ही नहीं है, ठीक है। जॉब कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में आपका नाम हो तो उसका डिटेल्स आप ले सकते हो उस ऑफिसर से, तो वो भी वैलिड होगा। नेक्स्ट, एट क्वेश्चन, व्हाट शुड बी मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ नेट ओन्ड फंड्स फॉर एआरसी, ठीक है। किसी एआरसी ऑन गोइंग बेसिस का मतलब है हर समय, हिंदी में इसको बोलते हैं हर समय, ऑन गोइंग बेसिस। व्हाट शुड बी द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ नेट ओन्ड फंड्स फॉर एन एआरसी, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, एआरसी, ठीक है। तो अब हम इसमें एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, असेट रिकंस्ट्रक्ट कंपनी में एक टर्म ये भी आता है एसपीवी, इसका फुल फॉर्म बताइए आप, एसपीवी क्या होता है, ठीक है। कोई भी एआरसी नेट ओन फंड 100 करोड़ का ऑन गोइंग बेसिस पे एज पर आरबीआई गाइडलाइन मेंटेन करना है, ठीक है।
नेक्स्ट, आरबीआई इश्यूज गाइडलाइंस रिगार्डिंग द लार्ज एक्सपोजर्स। ओके, इसको बोलते हैं लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क। These are the exposure where the bank or financial institutions having more than 10% of exposure of their eligible capital base। ठीक है, मतलब ऐसे बैंक्स जिनका 10% ऑफ एलिजिबल कैपिटल बेस से ज्यादा किसी एक एक्सपोजर में है, उसको लार्ज एक्सपोजर। अगर बैंक ने 10 एक्सपोजर्स दिए, मतलब 10 लोन दिए और उनका मिलाकर के आप मान लो 12 लोन्स दिए, और उनका अगर इफ यू टोटल दैट 12 लोन्स and these are increasing the 10% of eligible capital base, then these are not large exposures. The large exposures are which only one loan is there and which is more than 10% of exposure. Okay, eligible capital base. Okay, if it is more than 10% of eligible capital base of the bank or financial institution, the term eligible capital base refers here tier 1 capital or tier 2 capital or tier 1 plus tier 2 capital. Okay, the answer is tier 1 capital. Okay, tier 1 capital से ज्यादा हो अगर 10% से, तो tier 1 capital। कैपिटल कंजर्वेशन बफर है, इसका तो कोई काम ही नहीं है लोन देने में। टीयर 2 दूसरी चीज है। ठीक है, टीयर 1 कैपिटल जो होती है इसी को कहते हैं एलिजिबल कैपिटल बेस, और सीधे कैपिटल बेस भी बोलते हैं इसको। तो अगर कहीं कैपिटल बेस ऑफ बैंक आए तो आप ये समझो ये टीयर 1 कैपिटल की बात हो रही है। करेक्ट। इफ यू फाइंड समवेयर रिटन एज कैपिटल बेस, देन यू मेक इट दैट इट इज the tier 1 capital. How many times monetary policy committee should meet in a year? Okay, the 6 time is the scheduled because it has to meet in every 2 months. Okay, हर 2 महीने में इसको मिलना होता है, तो 6 टाइम से मिलना। RBI publishes a report named Trend and Progress of Banking in India. The report is published. Okay, ये रिपोर्ट एनुअली पब्लिश की जाती है और आरबीआई इसको पब्लिश करता है। Next is monetary policy report. Monetary policy report is published by Monetary Policy Committee, Government of India, half yearly? No. RBI half yearly basis, this is correct. मॉनिटरी पॉलिसी रिपोर्ट को पब्लिश करने में मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का कोई हाथ नहीं है भाई। ठीक है, यू मस्ट नो दैट आरबीआई ओनली पब्लिशेस दिस रिपोर्ट। जिन्होंने आरबीआई का मेरा लेक्चर देखा होगा उन्हें पता होगा, और वो पीडीएफ दैट इज नॉट फ्रीली अवेलेबल, दिस इज ऑन टीच मी। यू कैन ज्वाइन मी यूजिंग क्लास आईडी, और यू कैन ज्वाइन मी टू आवर टेलीग्राम चैनल आल्सो। ओके, next, before establishment of RBI, who was having sole right to issue bank notes? मतलब जब RBI नहीं था, when there was no RBI, who was issuing the bank notes? Okay, bank note, not the currency notes, better to say. Okay, देखो ये बैंक था, बैंक ऑफ बिहार एंड बंगाल, जो पहले इश्यू करने का काम किया करता था। बैंक ऑफ हिंदुस्तान तो जानते ही हो बंद हो गया, बाद में स्टार्ट में हुआ था। एसबीआई तो था ही नहीं, इंपीरियल बैंक के नाम से था। देखो दोनों यहाँ पे डाला हुआ है, इंपीरियल बैंक का भी नाम। सोल राइट की बात हो रही यहाँ पर, हु वाज हैविंग राइट की बात नहीं हो रही, सोल राइट। तो उसके पहले सोल राइट किसी के पास नहीं था। जितने बैंक थे लगभग सब नोट इशू कर रहे थे, जिनको भी रिकॉग्निशन, लोकल रिकॉग्निशन और एक्सेप्टेंस मिला हुआ था विद द लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट मीन्स नॉट द स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट मीन्स द पीपल हु आर इन्वॉल्व इन एक्सेप्टेंस ऑफ द पीपल। सम देयर में भी ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग हो सकते हैं, उस टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी थी। तो ऐसा जो था, वो लेक्चर में भी हमने बताया है कि जो भी ज्यादातर बैंक थे जो इशू कर रहे थे नोट्स, और वो उनके एक्सेप्टेंस के बेसिस पे था। ठीक है, किसी एक को सोल राइट नहीं दिया गया था कि आप उसे इशू करें। 14 क्वेश्चन, व्हाट वाज द मेन मोटिव बिहाइंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल बैंक? सेंट्रल बैंक पहले नहीं थे, मैंने बताया कि पहले जो भी बैंक थे वो सब नोट इशू कर रहे थे। ठीक है, जो प्रेसिडेंसी बैंक आए बाद में, प्रेसिडेंसी एक्ट के थ्रू वो भी नोट्स इशू कर रहे थे। ठीक है, बैंक ऑफ बंगाल था, वो भी उसमें नोट इशू कर रहे थे। बैंक ऑफ बिहार एंड बंगाल था, वो भी नोट इशू कर रहा था। ठीक है,
तो क्या जरूरत थी सेंट्रल बैंक लाने की? व्हाट वाज द मेन मोटिव? टू प्रिंट नोट्स? नो। टू फंड द गवर्नमेंट? नो, क्योंकि नोट प्रिंटिंग का काम भी हो रहा था, गवर्नमेंट का भी काम हो रहा था। रेगुलेट बैंक? ओके, दिस वाज द करेक्ट आंसर। दिस इज द करेक्ट आंसर। टू वर्क एज बैंकर तो गवर्नमेंट। तो जो भी बैंक थे वो बैंकर टू गवर्नमेंट कोई भी काम कर सकता था, ऐसा कुछ नहीं था। ये ऐसे हैं कि जो भी आरबीआई का फंक्शन है वो मैंने इसमें डाल दिया है ताकि आप लोग कंफ्यूज हो जाए। मोस्ट ऑफ कंफ्यूज हो भी गए होंगे। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट। देखो, फेडरल रिजर्व भी इसीलिए बनाया गया था ताकि जो जो बैंक बन रहे थे, खुल रहे थे, वो वाइंड अप में जा रहे थे। ठीक है, वो बंद हो रहे थे, नोट छाप रहे थे, बंद हो रहे थे। तो जब बैंक बंद हो गया तो उसका जो उसने नोट छापी थी वो भी बंद। उसको कौन एक्सेप्ट करेगा? बंद की हुई नोट, बैंक का नोट कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो अगर बैंक का बंद होना क्यों हुआ? क्योंकि उस सुपरवाइजरी कोई पावर नहीं थी, रेगुलेटरी कोई उनके ऊपर था नहीं। तो वो अपने मनमाने ढंग से काम करते थे। ओके, देयर वाज नो वन हु वाज टू रेगुलेट द बैंक्स। ओके, who are printing the notes or doing any banking business. The main reason was the failure was this. The compliance was also not there. Therefore, the discipline of credit was also not there. That's why to save the banks from failure and to put some compliance and regulatory issues, the main thing that the central banks were established in the world. Okay. Next, 15th question. Center for Advanced Financial Research and Learning is an institution of RBI. It is situated at Mumbai. मुंबई नहीं दिए थे। 1 मिनट। ये मुंबई में है। ठीक है, ये कभी कभी पूछ लिया जाता है। अभी तक ये नहीं पूछा गया है। आईडीआरबीटी हैदराबाद का पूछा है, तो हो सकता है अभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ ले। Question 16. The Reserve Bank of India was set up based on the recommendation of Royal Commission on Indian Currency and Finance. Hilton Commission? No. Hilton नहीं। ओके, प्रेसिडेंसी बैंक एक्ट? नो। रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस, इसी को हिल्टन यंग कमीशन भी बोलते हैं। ओके, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। कभी हिल्टन यंग की जगह रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस हो तो भी बोल सकते हो। 17 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग मैंडेट्स दैट, ये दो बार टाइप हो गया है। मैंडेट दैट शेड्यूल बैंक्स कीप कैश रिजर्व विद रिजर्व बैंक, with the reserve bank. The question is, which of the following mandates that scheduled banks to keep होना चाहिए, banks to keep cash reserves with reserve bank? तो अब समझ में आया ना, ये कैश रिजर्व रेशियो की बात हो रही है। ठीक है, तो आरबीआई के साथ रखना है, जिससे आरबीआई एक्ट हो गया और सेक्शन 42 में इसकी बात है। तो आंसर इज द 1। सेक्शन 42 is about cash reserve ratio. The number of official directors of RBI can be, आरबीआई में देखो 1+4 होते हैं। 4 डिप्टी गवर्नर्स होते हैं जो डायरेक्टर हो सकते हैं, और एक गवर्नर होते हैं। तो ये 1 से 4 तक कुछ भी हो सकते हैं, 0 भी हो सकते हैं। जब हो सकता है उस टाइम कोई ऑफिशियल डायरेक्टर ना हो, किसी को गवर्नमेंट ने ना बनाया हो। तो ठीक है, तो ये 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है गवर्नमेंट को इंक्लूड करके, और ये 4 भी हो सकता है। करेक्ट, बट ये कभी भी 5 नहीं हो सकता। अगर एक्सक्लूड कर दें गवर्नर को, ये कभी 5 नहीं हो सकता, बिकॉज मैक्सिमम ड्यूटी डायरेक्टर्स आर 4 विच आर द ऑफिशियल डायरेक्टर्स। हु रेगुलेट्स मीन्स 1, 2 और 3 एनी कैन बी। हु रेगुलेट्स एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रांजेक्शंस इन इंडिया? एक्सपोर्ट इंपोर्ट जब भी आएगा, यू हैव टू गो विद जीजीएफटी। आरबीआई ओनली फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेट्स। ओके, फॉरेन एक्सचेंज को कंट्रोल करता है, ट्रेड को नहीं कंट्रोल करता है। फॉरेन ट्रेड, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रांजेक्शन मीन्स फॉरेन ट्रेड इज नॉट रेगुलेटेड बाय आरबीआई। सेकंड, नित्य मुद्रा क्वाइन। देखो, जो बैंकों में सीरीज चलती है ना, महात्मा गांधी सीरीज, ये सीरीज, कोई भी स्टार सीरीज, तो उसी तरह क्वाइंस में भी सीरीज चलती है। उसमें एक सीरीज है जिसमें नित्य मुद्रा सीरीज कही जाती है। ठीक है, उसमें आप देखोगे तो कहीं किसी किसी सिक्के पैसे अंगूठा बना रहता है। ठीक है,
वो नित्य मुद्रा सीरीज है। ठीक है, कहीं ऐसे फीस्ट बनी रहेगी, ठीक, ये भी नित्य मुद्रा सीरीज है। कहीं दो उंगलियां बनी रहेंगी ऐसे, ठीक है, ये भी नित्य मुद्रा सीरीज है। तो ये 2007 में सीरीज आई थी, इसको नित्य मुद्रा सीरीज कहते हैं। करेक्ट। Okay, hope you like it. If you like it, you should share and subscribe it. If you want to know something about more about any topic, you comment it. I will make a video on this. Uh, for me, you might have also known that what am I, what where presently I am working, and what are my qualification. I need not to say here. Okay, we will be stopping the video and we will be meeting next session. Okay.